नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हर तस्वीर, हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप देख रहे हैं क्वाड कॉन्क्लेव, जहां हम आपको बता रहे हैं कि जो क्वाड देशों के समूह की पहली इन पर्सन बैठक होने वाली है इनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की, इसमें क्या कुछ हो सकता है सैन्य लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, साथ ही ट्रेड के लिहाज से क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं और चीन के लिए क्या संदेश छिपा होगा। लेकिन अपने इस कार्यक्रम के हिस्से में अनुराग, हम मुख्य तौर पर बात करेंगे अफगानिस्तान में जो अमेरिकी सेनाओं की वापसी हुई है उसके बाद तालिबान की सत्ता और टेरर और ड्रग के पूरे रैकेट की। जी हां, दुनिया भर की निगाहें पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर हैं, क्योंकि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जो भी बातचीत होगी वो दुनिया के लिए बड़ा संदेश है। वजह साफ है, दुनिया की शांति के लिए खतरा बना तालिबान, जो अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद आतंकियों का सरताज बन गया है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस पूरे पहलू पर कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी, चीन की बढ़ती दखलंदाजी, पाकिस्तान का तालिबान को सैन्य सपोर्ट क्या हालात पैदा कर रहा है पूरी दुनिया के सिक्योरिटी के लिहाज से और ड्रग्स नेक्सस के रैकेट के लिहाज से, जो अफगानिस्तान के वाया पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान संकट को लेकर चिंता में है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच होने वाली मीटिंग और क्वाड में इस मुद्दे पर अहम बात होने के आसार, क्योंकि जिस तरह से तालिबान की दरिंदगी और तानाशाही बढ़ रही है, ये दुनिया में शांति के लिए बड़ा खतरा है। तालिबानी आतंकी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अफगानिस्तान में हालात कितने खराब हो चुके हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अफगानिस्तान में लोगों के अधिकार छीन लिए गए। विरोध करने पर सरेआम उन्हें सजा दी जा रही है, कत्ल किया जा रहा है, लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में शरणार्थी संकट भी खड़ा हो गया। तालिबान के आने से अफगानिस्तान पूरी दुनिया की शांति के लिए कैसे खतरा बनता जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है तालिबान का आतंकी चेहरा और फिर से आतंकी संगठनों की पनाहगाह बन जाना। अफगानिस्तान आतंकियों की पनाहगाह। अफगानिस्तान में तालिबान ही नहीं, दुनिया के तमाम आतंकी संगठन पहले से मौजूद रहे हैं, जिसमें अलकायदा और हक्कानी अहम है। अलकायदा को खत्म करने के लिए ही अमेरिका 20 साल यहाँ रहा, लेकिन अमेरिका के जाने के बाद उसने फिर से सिर उठा लिया। अमेरिका का दूसरा दुश्मन हक्कानी गुट तो वहाँ तालिबानी सरकार में शामिल हो गया। नार्को टेररिज्म का खतरा। तालिबान के आने से अफगानिस्तान में अफीम और बाकी ड्रग्स का धंधा फिर से बढ़ गया, क्योंकि यही तालिबान की कमाई का अहम जरिया है। तालिबान इसे दुनिया भर में फैलाने में जुट गया है और उस कमाई का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने में कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि पूरी दुनिया की शांति प्रिय और डेमोक्रेटिक देशों को इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। अफगानिस्तान पर नजर बनाए रखनी होगी। हथियारों की तस्करी। अफगानिस्तान में अमेरिका भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद छोड़ गया, जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। जानकारों के मुताबिक तालिबान इन हथियारों की तस्करी से पैसा कमाने की फिराक में है। इन हथियारों को दुनिया भर में आतंकियों और उनके संगठनों को दे सकता है, जिससे पूरी दुनिया बारूद के शिकंजे में आ सकती है। न्यूक्लियर हथियारों पर खतरा। जानकारी के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान पे न्यूक्लियर पावर मिनिस्ट्री बनाई है, जिसका साफ मतलब है कि उसकी नजर पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान क्योंकि न्यूक्लियर स्टेट है, इसीलिए उसके परमाणु ठिकानों पर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि तालिबान या उसके समर्थक आतंकी परमाणु हथियारों को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। चीन तालिबान पाकिस्तान का गठजोड़। अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद पर भारत SCO और UN में अपनी चिंता जता चुका है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर लड़ने के लिए आगाह किया, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी में पाकिस्तान की भूमिका रही है और तालिबान के सत्ता संभालते ही चीन ने सबसे पहले उससे हाथ मिलाया है। ऐसे में चीन, तालिबान और पाकिस्तान का ये गठजोड़ भारत समेत इस इलाके ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़े खतरे की चेतावनी भी है। टीम न्यूज़ नेशन।
और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। निसार सरजई हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान से। राजन कुमार हमारे साथ हैं, प्रोफेसर जेएनयू से। और अंशु जोशी, प्रोफेसर जेएनयू, हमारे साथ जुड़ रही हैं। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है कॉन्क्लेव में, जहां पर अब चर्चा का मुद्दा होगा अफगानिस्तान में तालिबान का राज और दुनिया के लिए कैसे खतरा, सुरक्षा के लिहाज से और ड्रग्स नेक्सस के लिहाज से। शुरुआत करूंगी मैं निसार सरजई जी आपसे ही। जिस तरह से हिंदुस्तान में ही अभी पोर्ट पर पकड़ी गई है अब तक का 8वां सबसे बड़ा कंसाइनमेंट ड्रग का 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग, और इसके तार कहे जा रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी जुड़े हो सकते हैं, तो तालिबान के सत्ता में आने के बाद दुनिया के लिए सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि ड्रग नेक्सस भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। नमस्कार सभी दोस्तों, मेहमानों के लिए और आपके दोस्तों के लिए। देखिए, मैं दो बात कहना चाहता हूँ। पहले एक तो अमेरिका जानबूझकर एशिया के लिए एक आतंकवादी सरकार बनाने का साजिश किया कि पूरे एशिया को टेंशन में डाला, पूरे दुनिया को, पहले एशिया को। एक बात। और दूसरी बात यह कि अभी तालिबान के पास सरकार चलाने के लिए पैसा है नहीं। जब पैसा है वो ब्लॉक है, सरकार चलाना आसान कार नहीं है। तो तालिबान के पास अभी से नहीं, जब तालिबान बन गया, तालिबान से छोड़कर अगर मुजाहिदीन बन गए, उसी ज़माने से एक अच्छा टूरिज्म के पास एक अच्छा बिजनेस ये ड्रग्स। अभी तालिबान के पास जो पैसा नहीं, किसी हेल्प नहीं करता है, और ये अगर हेल्प किया है, चाइना $30 मिलियन हेल्प किया, वो कुछ भी नहीं है। तो अच्छा बिजनेस या जो पैसा अगर है ड्रग्स का, ड्रग्स बहुत ज़्यादा है तालिबान के पास। मैं अभी से नहीं, मैं करीब 5 साल हो गया मैं दिल्ली में हूँ। मैं 4-5 साल पहले से मैं बोल रहा था कि तालिबान ड्रग्स का पैसा लास्ट में तालिबान की जेब जाता है। अभी से नहीं, पहले से मैं कई बार मीडिया में बोला है कि अगर जो दुनिया में किसी जगह में अगर ड्रग्स का कारोबार होता है, लास्ट पैसा तालिबान के पास जाता है। अभी तालिबान के पास जब पैसा खत्म हो गया, ड्रग्स है। मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन है कि देखें, अमीर खान मुत्तकी अभी कल गया तुर्किया। ईरान में, तुर्किया में इन लोगों के पास माफिया के साथ रिश्ता है। ये माफिया के जरिए चाहता है कि अपना ड्रग्स बेचकर इन लोगों अपनी सरकार चलाए। अभी जो दिल्ली हिंदुस्तान में $3 अरब का ड्रग्स अरेस्ट हो गया, ये अगर अरेस्ट न हुआ था तो ये पैसा तालिबान को सरकार चलाने में काम आ रहा था। अच्छा हुआ कि अरेस्ट हो गया। अगर दुनिया चाहता है कि तालिबान का शिकस्त हो जाएगी, अभी ड्रग्स जो सप्लाई होता है, ड्रग्स माफिया जो है, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोरदार है कि इसका ये धंधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप करें। अच्छा हुआ ड्रग्स पकड़ी गई, वरना इसका इस्तेमाल तालिबान करता अफगानिस्तान में अपनी सरकार को चलाने के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है। और निसार सरजई साहब ने बेहद अहम बात की। वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 5 साल से इस मुद्दे को उठाता रहा लगातार कि यहाँ पर जो ड्रग्स है उसका कारोबार लगातार हो रहा है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव सर, क्या आपको लगता है कि क्वाड की मीटिंग में साथ ही साथ भारत और अमेरिका की 1-to-1 बातचीत में अफगानिस्तान एक बड़ा मुद्दा रहने जा रहा है बातचीत का? जी देखिए अनुराग जी, अफगानिस्तान का मुद्दा इस भारत और अमेरिका की जो द्विपक्षीय वार्ता है उसमें भी सबसे प्रमुख मुद्दा हो सकता है। साथ ही साथ जो क्वाड की जो मीटिंग होने वाली है उसमें भी जो आतंकवाद का और तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान का जो मुद्दा है वो प्रमुख मुद्दा हो सकता है। और जाहिर है कि तालिबान ने जिस तरीके से काबुल की सत्ता पर फोर्सफुल टेक ओवर किया है, उससे पूरे साउथ एशिया में, पूरे सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में और पूरे विश्व में आतंकवाद का खतरा बहुत बड़ा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और इसी वजह से आज समय की आवश्यकता है कि जो विश्व के जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र, वो आतंकवाद के मुद्दे पर एक रोबस्ट इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को बनाएं। और यदि तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान से किसी भी तरीके की आतंकवाद की चुनौती आती है तो उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इसके ऊपर एक रणनीति बननी चाहिए। और यही कारण है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल जी हों, चाहे भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर हों, सभी इस मुद्दे को लेकर के, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ और विशेष रूप से जो अमेरिका और जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं विश्व के, उनके साथ लगातार संपर्क में हैं। तो मुझे लगता है अनुराग जी कि ये जो आतंकवाद का मुद्दा
और तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान का जो मुद्दा है वो सबसे प्रमुख मुद्दा हो सकता है और इसके ऊपर निसंदेह बात होने जा रही है। और आने वाले समय में भारत और अमेरिका अपने काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन को और गहरा करने जा रहे हैं, ये बात बहुत स्पष्ट है और आने वाले समय की ये आवश्यकता भी है कि बिल्कुल संजीव जी, आप सही कह रहे हैं कि आने वाले समय की आवश्यकता भी है कि टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होकर ही लड़ा जाए, क्योंकि इसका दंश अगर हिंदुस्तान हर रोज झेलता है तो फिर अमेरिका ने भी इसकी सबसे बड़ी चोट खाई है। हमारे साथ इस वक्त अंशु जोशी जी भी हैं, प्रोफेसर जेएनयू से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, अगर हम यहाँ समझना चाहें कि अफगानिस्तान में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रहा हिंदुस्तान का और अमेरिका ने जो जगह खाली की है अब उसे चीन अपने लोन के जरिए, अपनी एड के जरिए भरने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए ये कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, जिस तरह से तालिबान ने सबसे पहले तो अफगानिस्तान पर कब्जा करके न सिर्फ भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न किया है, हमें उस ओर देखने की तो आवश्यकता है ही। यदि हम एक पक्षीय दृष्टि से अपने राष्ट्र को, भारत को देखते हैं, तो हमने पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान में तकरीबन $3 बिलियन का निवेश या सहायता अफगानिस्तान में की और इस सकारात्मक सोच के साथ की कि अफगानिस्तान के साथ हमारे आज से नहीं, महाभारत के गांधारी युग से बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। लेकिन अब जबकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और जिस प्रकार से पाकिस्तान इस पूरे जो एक आतंकी खेल का रचयिता बनकर सामने आया है और जिस प्रकार से चीन ने तालिबान को समर्थन देकर अफगानिस्तान में अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए न सिर्फ ये एक आर्थिक दृष्टि से देखें तो एक नुकसान का मामला है। आगे अगर हम देखें तो चीन की पूरे विश्व को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के माध्यम से घेरने की जो एक कोशिश थी, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने के नाम पे हड़पना चीन की इसी नीति का एक हिस्सा रहा था। उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए हम ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे थे और हमने सोचा था कि आगे हम इसके रास्ते अफगानिस्तान तक जाकर और अफगानिस्तान के साथ कई द्विपक्षीय हमारे आर्थिक रिश्ते इससे मजबूत होते और कई हमारे इस दृष्टि से काम भी चल रहे थे। लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं मुझे प्रश्न नजर आता है। ठीक है संजीव जी, वही बात सर जिसका जिक्र शुरुआत में भी किया, अफगानिस्तान में जिस तरीके से चीन का दखल बढ़ रहा है, चाहे वो आर्थिक मदद के नाम पर हो, चाहे वो सरकार को मान्यता देने की बात हो, क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत और अमेरिका को एक मंच पर लाता है, जोड़ता है आपस में? जी देखिए, चाइना एक अवसरवादी राष्ट्र है। चाइना आधिपत्यवादी तो है ही, विस्तारवादी तो है ही, साथ ही साथ वो बेहद अवसरवादी भी है। और यदि तालिबान अपनी सत्ता को ठीक तरीके से चलाने में आगे आने वाले समय में सफल होता है तो निसंदेह चाइना ये चाहेगा कि जो अफगानिस्तान के अकूत प्राकृतिक संसाधन हैं कि जो कि लगभग $3 ट्रिलियन तक के हो सकते हैं, उसका भी दोहन किया जाए। चाइना अपनी पहले ही मंशा व्यक्त कर चुका है कि वो अफगानिस्तान को भी CPEC के दायरे में लाना चाहता है। अपने औपनिवेशिक BRI के प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान को भी कर्ज के जाल में वो फंसाने की साजिशें रच रहा है। तो चाइना की मंशा पूरे अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ा करके उस अफगानिस्तान का दोहन करने की है, ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और जैसा कि अंशु जी ने कहा कि जो भारत का $3 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट था और भारत चाबहार पोर्ट के माध्यम से भी लगातार अफगानिस्तान में अपने एक्सेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब जाहिर है कि जो चाइना का यदि प्रभाव बढ़ता है, यदि चाइना CPEC के दायरे में अफगानिस्तान को भी ले आता है तो ऐसे में भारत के आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं। और इस मुद्दे पर भी निसंदेह भारत की पूरी नज़र है और भारत और अमेरिका जब अफगानिस्तान के मुद्दे पे बात करेंगे तो इस चाइना के इस विस्तारवाद पे, चाइना के इस ये जो आधिपत्यवाद है उसके ऊपर भी वो चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और एक सवाल और उठने लगा है, वो है क्या अफगानिस्तान की जमीन को तालिबान की मदद से, उसके लड़ाकों की मदद से पाकिस्तान अपने टेरर लॉन्च पैड के लिए इस्तेमाल करेगा? क्या वो भी एक एंगल है? उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए, तो दुनिया के लिए खतरा बन चुका है तालिबान और क्या क्वाड सम्मेलन में
ये मुद्दा उठेगा और अमेरिका और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुलाकात करेंगे, जब द्विपक्षीय बातचीत होगी, तो क्या उसमें भी ये एक अहम मुद्दा होगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ निसार सरजई हैं, प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफ अफगानिस्तान से, और हमारे साथ अंशु जोशी जी हैं, प्रोफेसर जेएनयू से संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं। जो सवाल मैं करजई साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, सरजई साहब, ये बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट दिया, ये बात बार बार सामने आई है कि इस बार तालिबान लड़ाकों को पाकिस्तान की आर्मी का, आईएसआई का फुल सपोर्ट, कहीं ना कहीं बैकिंग थी। अब सबके मन में ये डर है कि अब पाकिस्तान का फेवर रिटर्न करते हुए तालिबान पाकिस्तान को अपनी जमीन न दे टेरर एक्टिविटीज के लिए। देखिए, अकेला पाकिस्तान नहीं है, जितना पाकिस्तान का दोष है तालिबान का पावर लाने में, चाइना का भी बहुत ज़्यादा, इतना पर चाइना मत बोले कि चाइना भी बहुत बड़ा हाथ था। या अभी से नहीं, 1978 से जब अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी हमारा सरकार था, उसी ज़माने से चाइना बहुत ज़्यादा काम किया टेररिज्म पालने के लिए, हमारे खिलाफ मुजाहिदीन का सपोर्ट किया। उसी मुजाहिदीन के बीच से यही तालिबान आया, इस तालिबान के साथ रिश्ता रखा। अभी कोई एक कंट्री तालिबान का केस हेल्प नहीं किया, $30 मिलियन चाइना हेल्प किया। सबसे आगे जितना पाकिस्तान का दोष है, इतना चाइना का भी दोष है। और अगर तालिबान के पास सरकार चलाना का औकात नहीं, सरकार नहीं चला सकता, इन लोगों के बस मारना पीटना, लड़ाई करना इनका आदत पड़ चुका है, यही काम है। तो एक आतंकवाद कुछ नहीं कर सकता है जो वो सीखा है, उसके पास तो आतंकवादी कामों के अलावा कुछ और नहीं आता है उसको, वो सरकार नहीं चला सकता है। अभी इसी डर की वजह से अफगानिस्तान सरजमीन अभी सब आतंकवादी के कब्जे में है। अभी आप सऊदी अरब डरते हैं इससे कि अभी अल-कायदा फिर पावर में आता है, यही तालिबान से सीख कर अल-कायदा सऊदी अरब के ऊपर अटैक न करे। ठीक है, आप करें, जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन संजीव सर, इस खतरे पर मोहर लगाने की कोशिश की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मसलन तालिबान की तरफ से बयान आया कि वो भी चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस में वो एड्रेस करे, यूनाइटेड नेशंस में उसको रिकॉग्निशन मिले। इमरान खान की तरफ से कोशिश की गई कि सार्क में तालिबान की हिस्सेदारी किसी तरीके से बढ़ सके। ये अलग बात है कि बात नहीं बन पाई। ये जो तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, या फिर तालिबान की खुद की ये छटपटाहट है, क्या कैसे तालिबान को अलग थलग किया जाए, ये एक एजेंडा नजर आता है क्या आपको क्वाड में या फिर अमेरिका के साथ भारत की बातचीत में? देखिए अनुराग जी, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान ने जो सॉफ्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिस तरीके से तालिबान ने कहा है कि वो महिलाओं और अल्पसंख्यकों का सम्मान करेगा, अफगानिस्तान की ज़मीन को आतंकवादियों को पनाह नहीं देगा, और अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जो वायदे वो कर रहा है, जब तक उस पर वो अमल करके नहीं दिखाता, जब तक तालिबान अपने वर्ड्स को अपने डीड्स में नहीं बदल कर दिखाता, तब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसके साथ इंगेज नहीं करने जा रहा है। मान्यता तो बहुत दूर की बात है। और ये जो तालिबान की तरफ से कहा गया है कि वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक को संबोधित करना चाहता है, मुझे लगता है कि ये मौका उसे अभी यूनाइटेड नेशंस नहीं देने जा रहा है। तालिबान को अपनी कही गई बातों पर अमल करके दिखाना होगा, अपने वायदों पर जो है बिल्कुल अमल करके दिखाना होगा, तभी जाकर के किसी भी तरीके का एंगेजमेंट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा और विशेष रूप से जो विश्व के जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उनके द्वारा संभव है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी हाल में ही एक रेजोल्यूशन को पास करके तालिबान को यह मौका दिया है कि तालिबान अपनी कही गई बातों पर अमल करके दिखाए। लेकिन जो अभी तक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही हैं, महिलाओं के ऊपर जो दमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिस तरीके से तालिबान ने अपनी सरकार में 17 ऐसे खूंखार आतंकियों को जगह दी है कि जिनका कि यूएन डेजिग्नेशन रहा है, और उसी तरीके से हक्कानी नेटवर्क जिस तरीके से डोमिनेटिंग रोल में दिखाई देता है, उससे जो तालिबान की सरकार का जो स्वरूप है वो पश्तून सुन्नी डोमिनेटेड दिखाई देता है। तो ऐसे में तालिबान अपनी बातों पर अमल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता अनुराग जी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान को किसी ऐसे मंच को प्रोवाइड कराएगा जिसके के माध्यम से वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को प्राप्त करने के लिए कवायदे कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय
जी, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, एक तरफ सार्क और यूएन की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की कैबिनेट में न्यूक्लियर एनर्जी का मंत्री बना दिया गया है। क्या आपको लगता है कि तालिबान आने वाले वक्त में एक बड़ा खतरा बनने जा रहा है? इस बात पर चिंतन होना चाहिए, ना कि इस बात पर विमर्श हो कि मान्यता दी जाए या ना दी जाए। जी, ये आपने बहुत ही बड़ा प्रश्न उठाया है और निसंदेह जो न्यूक्लियर टेररिज्म का खतरा है वो भी बढ़ सकता है। यदि तालिबान अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है, जो कि आने वाले समय में वो बढ़ा सकता है, ऐसे में वो पूरे पाकिस्तान के तालिबानाइजेशन की कोशिश भी कर सकता है। आप जानते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकी अफगानिस्तान की जेलों से मुक्त हुए हैं, वो अब पाकिस्तानी स्टेट को टारगेट करने की धमकियां दे रहे हैं और वो पूरे पाकिस्तान के तालिबानाइजेशन की कोशिश कर सकते हैं। और यदि तालिबान की मानसिकता, तालिबान की महत्वाकांक्षा बढ़ी तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को भी एक्वायर करने की दिशा में सोच सकता है, जो कि ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा। वर्तमान समय में जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पाकिस्तान की एसपीडी के पास हैं, जो कि काफ़ी सुरक्षित मानी जाती हैं। लेकिन यदि पाकिस्तान में रेडिकल एलिमेंट्स बढ़ते हैं, पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन बढ़ता है, रेडिकलाइजेशन बढ़ता है, तो ऐसे में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी खतरे में आ सकते हैं। और इसी वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, विशेष रूप से IAEA को, भारत को, अमेरिका को, विश्व के जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उनको न्यूक्लियर टेररिज्म के खतरे के बारे में भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशंस को भी न्यूक्लियर टेररिज्म के बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, लेकिन इस सब के बीच में अमेरिका से क्या वाकई में तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर उम्मीदें लगाई जानी चाहिए, वो भी ऐसे वक्त में जब खुद बाकायदा तालिबान से एक सेफ पैसेज डील कर अमेरिका अपने सैनिकों की वापसी वहां से करा चुका है 20 साल बाद, बिना ये सोचे समझे कि वहां पर पीछे अफगानियों का क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसे में अफगानिस्तान के मुद्दे पर, तालिबान के मुद्दे पर हिंदुस्तान को क्या वाकई में अमेरिका से बड़ी उम्मीदें हों या नहीं, इस पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो लगातार हम आपको क्वाड कॉन्क्लेव दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं हर पहलू के बारे में, चाहे फिर वो ट्रेड हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो या फिर सैन्य एक्सरसाइजेज जो हैं उस पर आपसी रजामंदी बने, इक्विपमेंट प्रोक्योर करना हो, हर पहलू पर क्या कुछ होगा इन चारों देशों के बीच में अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बार अफगानिस्तान का मुद्दा भी छाया रहेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत हो या फिर क्वाड कॉन्क्लेव हो। तो इसी सवाल को लेकर मैं चलती हूँ, इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास ये सवाल लेके जाऊँ। रक्षित, एक रिपोर्ट पहले देखते हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में आलोचना का सामना कर रहे हैं इस वक्त जो बाइडेन और उनका प्रशासन। अब हर हाल में चीन को काउंटर करने की योजना पर जोर लगाया जा रहा है, लिहाजा क्वाड समिट के अलावा पीएम मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय मीटिंग में भी अफगानिस्तान और वहां चीन पाकिस्तान की भूमिका का मुद्दा छाया रहने वाला है। अमेरिका के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ये उड़ान तेजी से बदल रही दुनिया में भारत की आन बान और शान के साथ ही महाशक्तियों के बीच भारत की पहचान को दमदार तरीके से दर्ज कराएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा कई मायनों में खास है। कोरोना काल के बाद ये सबसे बड़ा विदेशी दौरा है। वहीं जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की उनसे आमने सामने पहली मुलाकात है और इसी मुलाकात में अफगान संकट को लेकर रणनीति बनेगी, ताकि इसे आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनने से रोका जा सके। ये रणनीति अफगानिस्तान में आतंक की तिकड़ी के खिलाफ बनेगी। अफगानिस्तान में तालिबान की आतंकी हुकूमत सत्ता पर कायम है। तालिबान के बाद अफगानिस्तान में दूसरा विलेन आईसिस के यानी आईसिस खुरासान है। अफगानिस्तान में आतंक का तीसरा बड़ा खतरा अलकायदा है। अफगानिस्तान के ये तीनों आतंकी संगठन भारत और अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द है। चीन की तालिबान से बढ़ती नजदीकी के बाद अमेरिका को अलकायदा और आईसिस के फिर से मजबूत होने का डर सताने लगा है। वहीं भारत को कश्मीर में आतंकवाद के नए दौर की शुरुआत होने की आशंका है। इस बीच अब खुलासा हुआ है कि चीन के खुफिया और सैन्य अधिकारियों ने पिछले हफ्ते अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस का गुपचुप दौरा किया। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक था। बताया जा रहा है कि चीनी जासूस वहां पर तालिबान और पाकिस्तान की मदद से एक खुफिया केंद्र बनाने गए थे। ये जग जाहिर है कि भारत चीन और पाकिस्तान का साझा दुश्मन है और अमेरिका चीन का दुश्मन नंबर 1 है। ऐसे में जाहिर है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत और अमेरिका के खिलाफ हो सकता है। लिहाजा पीएम मोदी क्वाड समिट में शिरकत करने के अलावा जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, तब इन दोनों ही बैठकों का अहम एजेंडा अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान की भूमिका होगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कहा था
कि बाइडेन प्रशासन अफगानिस्तान पर कड़ी नजर रखेगा और उसे आतंकी संगठनों का अड्डा नहीं बनने देगा। वहीं पीएम मोदी भी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर अपना रुख पहले ही साफ कर चुके हैं। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। अफगानिस्तान पर हुए एससीओ सीएसटीओ आउटरीच समिट में पीएम मोदी ने तालिबान शासन में महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने यूएन से इस मसले पर हस्तक्षेप की मांग की थी और कहा था कि तालिबान सरकार को मान्यता देनी है या नहीं, ये वैश्विक स्तर पर तय होना चाहिए। रक्षा जानकारों का कहना है कि पिछले महीने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के बाद से भले ही अमेरिका अफगानिस्तान में कम दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में चीन की बढ़ती सक्रियता अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली है। ड्रैगन ने तो नई तालिबान सरकार को $3.1 करोड़ के पैकेज का ऐलान भी कर दिया है। अफगानिस्तान को लेकर चीन, ईरान और पाकिस्तान एक हो गए हैं। अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान की ये जुगलबंदी न सिर्फ भारत की टेंशन बढ़ाने वाली है, बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है। अपनी बदली हुई रणनीति के तहत अमेरिका क्वाड की मजबूती को चीन की कमजोरी के तौर पर देखता है। इसीलिए अफगानिस्तान में क्वाड के अहम मेंबर भारत की चुनौतियों से अमेरिका के लिए आंखें मूंदना आसान नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे साथ सब मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव जी, अगर यही सवाल जो हम अपने रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे आपसे पूछें कि अमेरिका खुद अफगान में तालिबान से एक सेफ पैसेज लेकर छोड़कर गया है 20 साल बाद, कैसे किन हालात में उसको लेकर उसकी आलोचना लगातार हो रही है। ऐसे में अमेरिका से क्या बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना अफगानिस्तान तालिबान के मुद्दे पर क्या सही रहेगा? पिनाक जी, देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका ने जो अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स का विड्रॉल किया है, वो इस रणनीति के तहत भी किया है कि अब वो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के दबदबे को, चाइना के आधिपत्यवाद को, चाइना के विस्तारवाद को जवाब देने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए कार्य करेगा। और ये जो अमेरिका ने अफगानिस्तान से तो विड्रॉल किया ही है, साथ ही साथ आपने देखा कि उसके पहले वो इराक, सीरिया और लीबिया के जो थिएटर्स थे वहाँ से भी वो विड्रॉ कर रहा था। वर्तमान समय में चाइना की जो चुनौती है पूरे विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और अमेरिका इस बात को समझते हुए अब अपना फोकस वो इंडो पैसिफिक रीजन में करना चाहता था। लेकिन पिनाक जी, इसका जरा भी मतलब ये नहीं है कि अमेरिका अफगानिस्तान पे वॉच नहीं रखेगा। अमेरिका ने अपने हाल के बयानों में स्वयं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि अमेरिका के जो काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशंस हैं वो पूरे अफगानिस्तान में जारी रहेंगे। अमेरिका जो भी ऐसे पोटेंशियल टारगेट्स हैं जिनकी की तलाश में अमेरिका है, वो उन्हें आने वाले समय में भी अपने ड्रोन्स के माध्यम से और अन्य ऑपरेशंस के माध्यम से टारगेट कर सकता है। और अमेरिका इस बात को जानता है कि तालिबान की जो सत्ता है, जो तालिबान का जो चरित्र है, वो आतंक परस्त रहा है। इसी वजह से अमेरिका अपने काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशंस है उसको जारी रखेगा। जैसा कि आपने देखा कि काबुल पे ISIS-K ने जो हमला किया, उसके 2 दिन के अंदर ही, मात्र 36 घंटों के अंदर ही अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक की और एक जो प्लानर था उसे मार गिराया गया था। तो आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, जो क्वाड के जो अन्य देश हों, वो भी अपने जो काउंटर टेररिज्म के कोलैबोरेशन को और गहरा करने जा रहे हैं। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संजीव जी, आपने जो बात कही सर, जो कोलैबोरेशन है वो भी भारत और अमेरिका। संजीव जी, आपने जो बात कही सर, उसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान का कनेक्शन एक तरीके से ऑकस से है। अफगानिस्तान से अगर प्रायोरिटी शिफ्ट होती है अमेरिका की, तो वो ऑकस की शक्ल में नजर आती है। देखिए अनुराग जी, ऑकस जो है एक मिलिट्री अलायंस है और जिसका कि मेन फोकस चाइना है। और चाइना का जो आधिपत्यवाद है, चाइना जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की साजिशें रच रहा है, और ऑस्ट्रेलिया को भी वो जिस तरीके से थ्रेट दे रहा है। अभी आपने देखा कि कोरोना के संक्रमण काल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत अधिक खराब हो गए थे, और इसी वजह से अब ऑस्ट्रेलिया को इस बात की आवश्यकता महसूस होने लगी कि उसके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स होनी चाहिए। तो ऑकस का जो मिलिट्री अलायंस है वो भी निसंदेह चाइना के विस्तारवाद पे, चाइना के आधिपत्यवाद पे लगाम लगाने का कार्य करेगा। लेकिन जो क्वाड का इनिशिएटिव है
वो भी एक बहुत ही गहरा और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव इनिशिएटिव है, जिसमें कि डिफेंस का एलिमेंट तो है ही, सिक्योरिटी का एलिमेंट तो है ही, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो पॉजिटिव एजेंडाज हैं, चाहे वो कोविड से रिलेटेड एजेंडा हो, सप्लाई चेन से रिलेटेड एजेंडाज हों, चाहे वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड एजेंडाज हों, सभी के ऊपर क्वाड कार्य करने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑकस है और जो क्वाड है, ये सभी एक कॉम्प्लीमेंट्री भूमिका एक दूसरे के लिए अदा करेंगे, जो कि चाइना के विस्तारवाद, चाइना के अवसरवाद पे लगाम लगाने में बहुत अधिक सहायक साबित होने जा रहा है। और साथ ही साथ एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा अनुराग जी, आपके प्रश्न के जवाब में, कि जो आतंकवाद का मुद्दा है, जो रेडिकलाइजेशन का मुद्दा है, जो एक्सट्रीमिज्म का मुद्दा है, उसके ऊपर भी क्वाड के देश गंभीरता से विचार करेंगे। और क्वाड अपनी ये लीडर्स समिट के माध्यम से आतंकवादियों और आतंकवाद को पनाह देने वाले राष्ट्रों को भी एक चुनौती एक मैसेज देगा कि वो निसंदेह अपने इस तरह की हरकतों पे इससे बाज आए, नहीं तो क्वाड के जो देश हैं वो किसी भी तरीके की कार्रवाई, किसी भी आतंकवादी चुनौती के विरुद्ध कर सकते हैं। तो क्वाड आतंकवाद के मुद्दे पर भी कहीं से भी नरम पड़ने नहीं जा रहा है, क्वाड आतंकवाद के मुद्दे को भी बहुत ही गंभीरता से एड्रेस करने जा रहा है। निसार सरजई साहब, जो बात संजीव जी कह रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट, अफगानिस्तान को कुछ उम्मीद बचती है, निसार सरजई को कुछ उम्मीद बचती है अमेरिका से अपने मुल्क के लिए? नहीं, अभी तो अमेरिका से कुछ उम्मीद नहीं, दो वजह से। एक तो अमेरिका खुद, अभी एक सवाल है कि क्या किया 20 साल में। दूसरी बात, अमेरिका भी कई 1-2 साल से ज़लमा खलीजात के जरिए अफगानिस्तान जो तालिबान के बीच दो कौम है, हम न भूलें कि तालिबान के बीच दो कौम, एक गलज़ाई एक दुरानी। गलज़ाई कौम अभी सब इख्तियार सब पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है, और दुरानी कौम के साथ ताल्लुकात ज़ल्मे खलीजात बनाया था अमेरिका के साथ। अभी दुरानी कौम पावर में नहीं है। गलज़ाई कौम जो हक़ानी नेटवर्क है, इसकी मेन पावर हक़ानी नेटवर्क के पास है, सब इख्तियार अपने पास ले लिया और दुरानी कौम को इख्तियार से दूर किया है। अभी के मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, काबुल से सब दुरानी कौम जो मुल्ला बरदर का था सब काबुल से निकाल दिया है। काबुल बस एक गलज़ाई कौम का है और ज़्यादा पावर अभी गलज़ाई कौम के पास है, और गलज़ाई कौम के पीछे पाकिस्तान और चाइना। अभी इसीलिए अमेरिका भी डरता है कि जो चाहता था वो नहीं हुआ। बीच में चाइना अपने फायदे के लिए कुछ किया, और इसी हिसाब से पाकिस्तान भी चाइना का साथ ज़्यादा दिया अमेरिका से। अभी कुछ उम्मीद नहीं है, एक आतंकवाद से क्या उम्मीद करना, और पीछे इतना ज़्यादा चलिए, तो आपको अमेरिका से उम्मीद नहीं है, लेकिन यही सवाल है कि अंशु जोशी जी हमारे साथ जेएनयू की प्रोफेसर यहाँ जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी जाते हैं। अंशु, यहाँ पर अमेरिका से उम्मीद नहीं है, लेकिन अमेरिका से हिंदुस्तान को वाकई में इस मुद्दे पर उम्मीद लगानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका से हिंदुस्तान के रिश्ते हाल फिलहाल में मजबूत हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रूस जैसे रिश्ते हों भारत और अमेरिका के, ये भी बात नहीं है। तो इस सब के बीच में यहाँ पर चीन की चुनौती का सामना करने के लिए भारत अमेरिका का और अमेरिका भारत का साथ ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका पर कितना भरोसा किया जा सकता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी हिंदुस्तान को उतनी ही मदद देगा? देखिए, अमेरिका के साथ पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों का एक नया युग प्रारंभ होता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो हम इस प्रकार की तुलना ना करें तो बेहतर होगा कि रूस के साथ हमारे जिस तरह के संबंध थे, वो उस समय के शासकों का अपनी एक आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन की वजह से लिया गया निर्णय हम देख सकते हैं। और आज जिस तरह से वैश्विक पटल पर भारत सरकार भारत को प्रस्तुत कर रही है, एक विश्व गुरु के रूप में, एक शक्ति के प्रणेता के रूप में, निश्चित तौर पर अमेरिका जैसे शक्तिवान राष्ट्र के साथ हमने रूस के साथ हमारे जिस भी प्रकार के प्रगाढ़ रिश्ते रहे हों, उनको कहीं ना कहीं साइड रखते हुए हमने अपने बहुत मजबूत द्विपक्षीय संबंध विकसित किए हैं। एक तो ये चीज जानना जरूरी है। दूसरा ये कि अमेरिका ने भी आतंकवाद का दंश झेला है। मैं अपने को पैनलिस्ट को सुन रही थी, हम अमेरिका के 9/11 अटैक को नहीं भूल सकते, किस प्रकार से उसे अविस्मरणीय हानि और कभी ना भूल सकने वाले दंश का उसने सामना किया।
कहीं ना कहीं कट्टरपंथी आतंकी शक्तियों की वजह से। और तभी से 2002 के बाद से भारत और अमेरिका सतत प्रयास कर रहे हैं काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स डेवलप करने की दिशा में। और इस दिशा में हमने कई समझौते किए हैं, कई डायलॉग्स किए हैं। हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपसी संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई साझा प्रयास किए हैं। हमने कई संयुक्त सैन्य प्रयास किए हैं। और यदि अब चीन की ओर चलूं तो चीन निश्चित तौर पर अमेरिका और भारत दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर हमारे सामने अब देख सकते हैं। और चीन को यदि देखें तो अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ वो पूरे विश्व के लिए आज एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या क्वाड के बाकी देशों के लिए, क्या जापान के लिए वो बड़ा खतरा नहीं है? सुगा अपने कई भाषणों में इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ और षड्यंत्रों के साथ कहीं ना कहीं अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इसे कंट्रोल करना जरूरी है। इसी कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात और इस पर चीन के बढ़ते दबदबे और चीन से आने वाली चुनौतियों की बात ऑस्ट्रेलिया भी कर चुका है। और वहीं अमेरिका भी चीन के इसी प्रकार के कदमों से परेशान है। और भारत तो यकीनन चीन की विस्तारवादी साजिशों से हर कोई परेशान है अंशु जी, लेकिन जब भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात आती है तो वहां पर थोड़े और पहलू हैं। सामरिक जरूरत भारत कितनी है अमेरिका के लिए, बाजार कितना बड़ा है भारत अमेरिका के लिए, साथ ही साथ जो आर्थिक असमानता है भारत और अमेरिका की जीडीपी में, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या हम दोनों एक लाइन पे एक साथ खड़े हैं? इसके अलग अलग मानक हैं, अलग अलग पैमाने हैं, जिसमें बहुत बड़ा अंतर नजर आता है, अलग अलग वजह नजर आती हैं। लेकिन संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, क्या इस मुलाकात में अफगानिस्तान के मुकाबले पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश कहीं ज़्यादा होती नजर आएगी, आपको नजर आती है आतंक के मोर्चे पर? देखिए अनुराग जी, पाकिस्तान को लेकर के जो अमेरिका का नया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले से ही आप देखेंगे उसका जो रुख है वो बेहद रिलक्टेंट है। अभी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी सत्ता को संभालने के बाद एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से इवन फ़ोन तक से बात नहीं की है। और अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के इस समय रिव्यू मोड में है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से हाल में ही तालिबान को उसकी काबुल की सत्ता पर फोर्सफुल टेक ओवर करने में मदद की है, वो भी अमेरिका अच्छी तरह से समझता है। इसी वजह से पाकिस्तान को लेकर के आने वाले समय में अमेरिका का रुख सख्त हो सकता है। ये जो ट्रंप प्रशासन का जो सख्त रुख था वही रुख बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल के दौरान भी जारी रह सकता है। और वर्तमान समय में जो अमेरिका इस समय जो रिव्यू कर रहा है उसमें जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से तालिबान को मदद की है और जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद जो आतंकवाद का खतरा बढ़ा है उसको भी लेकर के और उसमें पाकिस्तान की संदिग्ध भूमिका को लेकर के अमेरिका गंभीरता के साथ विचार मंथन कर रहा है और निसंदेह भारत के साथ भी इस विषय पर बातचीत होगी। अभी हाल में ही आपने देखा अनुराग जी कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने एक कांग्रेसनल हेयरिंग के दौरान इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि ओवर द होराइजन ऑपरेशंस को लेकर के भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ गहरे तरीके से संपर्क में है। और यदि आतंकवाद जैसी कोई चुनौती भारत के समक्ष भी आती है, अमेरिका के जो रीजनल हित हैं या अमेरिका के जो पूरे ग्लोबल हित हैं कहीं से भी आतंकवाद के जद में आते हैं तो अमेरिका रिस्पॉन्ड करेगा, अमेरिका उसको जवाब देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका जैसे जो आज का जो नया भारत है और अमेरिका आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चलते हैं। और अमेरिका और भारत आतंकवाद के खतरे को समझते हुए, पाकिस्तान जिस तरह से उसको सपोर्ट करता है उसके खतरे को समझते हुए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अनुराग जी जो पाकिस्तान है उसके प्रति अमेरिका का जो रुख है वो बेहद सख्त हो सकता है। अमेरिका लगातार जो है अपनी सख्ती को जारी रख सकता है और इसके लिए जाहिर है कि पाकिस्तान की जो आतंक परस्त नीतियां हैं वही जिम्मेदार होंगी, पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है वही जिम्मेदार है। जी, तो हमारे साथ लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान के बाद यहाँ पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर फिर से बात करने के लिए प्रेसिडेंट जीपीए हमारे साथ सरजई साहब इस वक्त मौजूद हैं, निसार सरजई जी। सरजई जी, अगर आपसे समझना चाहें कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की बिना किसी एक एजेंडे के तहत अच्छी खासी मदद की, पीपल में इन्वेस्ट किया अगर कहा जाए तो वहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी मदद की है, तो उस लिहाज से अब वही अफगान की धरती डर सता रहा है हिंदुस्तान का कि पाकिस्तान के मार्फत आतंक के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो ऐसे में स्थानीय अफगानियों की, वहाँ के जो दूसरे ग्रुप्स हैं, उनकी क्या कुछ भूमिका रह सकती है?
देखिए, मैं इजाज़त चाहता हूँ, फिर से मैं अपना बात पूरा नहीं किया, बाद में अगले सवाल से जवाब दे दूँगा। अमेरिका कुछ और सोचा था जब तालिबान को सब पावर में दे दिया, प्रेसिडेंट भाग गया, तालिबान आया, बिना लड़ाई का सब कुछ तालिबान के कब्जे में आया। अमेरिका ज़ल्म खलिजात के ज़रिए तालिबान के साथ बैठक हो रहा था, कुछ और सोच रहा था। अभी जब तालिबान पावर में आया, चाइना पाकिस्तान की मदद से अपनी ज़्यादा पावर में आया, तालिबान के साथ ज़्यादा रिश्ता जोड़ दिया। ये अमेरिका के लिए एक तशवीश हो गया, एक परेशानी हो गया। अभी इसके बाद से अमेरिका का मजबूरी की वजह से कुछ करे, फिर अफगानिस्तान के लिए कुछ और सोचे, और साथ साथ हिंदुस्तान भी। अफगानिस्तान लोग हिंदुस्तान से बहुत ज़माने के पीछे, जब हिंदुस्तान बन गया, अफगानिस्तान नहीं था, खुरासान और हरियाणा था। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान लोग के बीच बहुत अच्छा ताल्लुकात था। मैं हर बार अपनी बातों से बोला है कि अब हिंदुस्तान हमारा इंजीनियर बनाया, डॉक्टर भेजा, टीचर भेजा, सब कुछ किया, पार्लियामेंट हाउस बनाया, सड़कें बनाया। पाकिस्तान उल्टा हमारे लिए टेररिस्ट बन भेजा, आतंकवाद भेजा, जी ये सब जानते हैं। तो अफगानिस्तान लोग अभी जो मैं पहले बोला कि अमेरिका से उम्मीद नहीं है कि अमेरिका भी सब कुछ नहीं किया, वो अभी अफगानिस्तान लोग। ठीक है सरजीत साहब, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं आ पा रही है, कोशिश करेंगे एक बार फिर जुड़ने की। लेकिन सरजीत साहब आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है सर, कोशिश करेंगे। लेकिन अंशु जोशी जी हैं हमारे साथ। अंशु जी, आपको लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी भी एक ऐसा मुद्दा होगा जो भारत और अमेरिका के बीच में डिस्कस होगा तालिबान के बढ़ते आतंकी खतरे के बाद? निश्चित तौर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा न सिर्फ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता का होने वाला है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्वाड के मंच पर भी इसके बारे में जरूर चर्चा होगी। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वहां पर भी इससे जुड़े मुद्दों की गहन एवं गंभीर चर्चा होगी। क्योंकि जिस प्रकार तालिबान के माध्यम से हम चरमपंथी या कट्टरपंथी ताकतों को पूरे विश्व पर पैर पसारते हुए देख रहे हैं। आप ही लोगों ने कुछ देर पहले नार्को टेररिज्म की या ड्रग्स से रिलेटेड टेररिज्म की बात की। यहीं पर मैं जैविक आतंकवाद भी जोड़ना चाहूँ। हम जैविक आतंकवाद को नहीं नकार सकते। एक तरफ हम देख रहे हैं कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा है। अभी तक कई देश हैं जो द्वितीय लहर से जूझ रहे हैं, कई तृतीय लहर की आशंका से सहमे हुए हैं। और वहीं तालिबान जैसी शक्तियां, जैसे आतंकवादी संगठन पूरे विश्व को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो जैविक आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हर राष्ट्र की न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा के लिए बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए बिल्कुल। तो आज देखना दिलचस्प रहेगा कि क्वाड जो ये सबमिट होने वाली है, इसमें क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आती हैं, कौन से अहम समझौते होते हैं जो सुरक्षा के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अंशु जी आप, सरजई साहब आप, और हमारे साथ संजीव जी आप इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अमेरिकी दौरे से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर लगातार न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा। ये महा कवरेज लगातार जारी।